हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी की तैयारी अच्छे से चली होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एच पी टेट 2024 रिपीटेड क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजी की सीरीज़, जो कि हमारा हेल्पफुल होगा सी टेट, एच पी टेट और अदर जितने भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो शुरू करते हैं। The very first question is, which of the following will foster creativity among learner? हित में से कौन सा छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? जब कोई स्टूडेंट से इंडिविजुअल जो न्यू थॉट्स आते हैं उनको प्रमोट करता है। जो चीज़ पहले किसी ने नहीं डिस्कवर की होगी उसको कोई नई चीज़ को डिस्कवरी करना है, क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी हमारे किसी थॉट्स में हो सकती है, हमारी इन्वेंशन में हो सकती है, किसी भी चीज़ में होती है। तो हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो क्रिएटिविटी अमंग लर्नर को प्रमोट करता है। ठीक है। फर्स्ट इज टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। स्टूडेंट छात्रों को अच्छी शिक्षा का महत्व बताना, सिर्फ ये बताने की अच्छी शिक्षा क्या होती है ये बताना है, क्या ये क्रिएटिविटी है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर। अब हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देना कि वो क्वेश्चन पूछ सकें। जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ। स्कूली जीवन के आरंभ से ही शैक्षिक उद्देश्यों पर बल देना। ये तो सिर्फ टीचर है जो वो सिर्फ वो बल देगा कि हम मेरे को ये उद्देश्य अचीव करने हैं, ये टारगेट अचीव करने हैं, सिर्फ वो चीज़। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। बच्चों को जो है वो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए को देना। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी निकल कर आता है, जो कि हमारे पास क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहा है कि स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कि वो हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a young child respond to a new situation on the basis of the response made by him in a similar situation as in the past. This is related to, एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। अब ये संबंधित है, ये बताना है। इसमें यह पूछा गया कि एक बच्चा है वो किसी सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जिस तरह से वो सेम सिचुएशन उसके साथ पहले हुई है और उसी टाइप से उसने रिएक्ट किया था। अब ये कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है ये बताना है। लॉ ऑफ एनालॉजी है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एटीट्यूड है, लॉ ऑफ रेडीनेस है। अगर आप लोगों ने थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ लर्निंग पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने बात करी थी लॉ ऑफ इफेक्ट की, लॉ ऑफ एटीट्यूड की और लॉ ऑफ रेडीनेस की। ठीक है, तो अगर ये जो स्टूडेंट जो है वो पिछले रिस्पॉन्स की तरह न्यू सिचुएशन में भी सेम तरह से वो रिस्पॉन्स करे तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने लर्निंग के जो थे दो दो लॉज बताए थे जिसको उन्होंने बेसिकली डिवाइड किया था, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ। जो हमारे टेट और सी टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं हमारे प्राइमरी लॉ से। सेकेंडरी लॉ जो होता है वो हमारे, जैसे हम बीएड करते हैं तो उस कोर्स में जो हमारे हेल्पफुल होता है मार्क्स गेन करने के लिए, हम क्योंकि हमें वहाँ पर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो हमारा डील करता है वो करता है, इट इम्प्लाइज दैट वन इज़ नॉट रेडी टू लर्न समथिंग वन कैन नॉट लर्न इट इफेक्टिवली। अगर कोई जो इंडिविजुअल है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब कि वो नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को लर्न करने के लिए, तो वो वहाँ से उतनी इफेक्टिवली उस चीज़ को गेन नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी है, वो दिल से चाहता है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, तो वो अपना उसमें 100% देगा और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई इंडिविजुअल अगर जो टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो दिल से चाहेगा कि मेरे को इस बार टेट क्लियर करना है, तो वो अपने 100% एफर्ट्स डालेगा और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई बर्डन समझकर अगर टेट की प्रिपरेशन करेगा तो उसको
पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको मेहनत करी उसको रिजल्ट मिल गया, पर उसकी पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि वो दिल से नहीं चाह रहे तो उसको पॉसिबल जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो उनको मिलने की पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। ये जो था वो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था लॉ। ये जो नेक्स्ट है हम जो थॉर्नडाइक ने दिया था उसमें है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली डील करता है हमारा जितनी हम किसी चीज़ को कोई चीज़ हम लोगों ने सीखी है उसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में हम उतने ज़्यादा मास्टर बनेंगे, वो चीज़ हम उतनी फ्लुएंसी से कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हमने बचपन में लिखना सीखा ABCD आ ई ई उ ये वाली ये सारा सीखा हम लोगों ने। अब अगर हम लोगों ने जब तक हमने स्टडी करी हम हमारी एक तरह से वो एक्सरसाइज हुई। अगर हम किसी को अगर कोई वर्बली बोल रहा है अगर हमें उससे बोला जाए कि कोई नोट करे तो हम उसको लिख सकते हैं। तो ये आया हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्योंकि हमें पता है कौन से लेटर कैसे लिखना है, कहाँ पर हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है, क्या करना है, ये सारा सब हमें पता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है कि it states that behavior with positive outcomes are more likely to be repeated while behavior with negative outcomes are less likely to be repeated। अगर हम किसी चीज़ कोई काम किया हम लोगों ने हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है कि हम फ्यूचर में भी वो काम करेंगे। अगर हमने कोई काम किया और उसका हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले तो पॉसिबिलिटी ये मिलती है कि हम उस काम से बचेंगे फ्यूचर में करने से उस या फिर उस काम को करने से मना ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए डॉग सिट्स एंड रिसीव्स अवार्ड इट इज़ लाइक मोर लाइकली टू सिट अगेन इन फ्यूचर। को कुत्ता बैठा है और उसे रिवॉर्ड मिला या फिर कुछ भी खाने को दे दिया उसको कि बैठ रहा है तो वो उसको खाने को मिला तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि वो आगे से भी वही करेगा। अगर वो सेम डॉग अगर बैठने पर क्या जंप करे या कुछ भी करे उसको पनिशमेंट मिले तो वो जो डॉग होगा वो चीज़ दोबारा नहीं करेगा। अगर हम लॉ ऑफ एनालॉजी की बात करें व्हेन समवन रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस रिस्पॉन्ड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। जैसे कि एक बच्चे के सामने कोई सिचुएशन आई और सेम सिचुएशन उसके साथ पास में वो फ्यूचर में भी थी। अब सेम तरह से वो बच्चा सेम तरह से रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन में तो वो आएगा हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज़ बीन गिवन बाय। अब हम लोगों ने यह बताना है जिस स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी है ये दिया गया है हमारे पास एंटिक्सन और शफरिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से याद रखेंगे। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है हमें पता है कि जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे कहाँ से प्रोसेस करते हैं हम ब्रेन से करते हैं हम, और मेमोरी भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। मतलब कि एंटिक्सन एंड शफरिन को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा एंटिक्सन मतलब कि जो हमारा एंटीना क्या है, ह्यूमन का एंटीना क्या है, ब्रेन ही है ह्यूमन का एंटीना। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो कहाँ से हो रही है, हमारे एंटीना से हो रही है। और शफरिन मतलब कि जो शफर भी होती रहती है, कभी हम लोग सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, जो वो शफर हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इसको इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। अगर हम कोफका और कोहलर की बात करें तो ये जो हमारी इनसाइड लर्निंग थ्योरी थी जो कोहलर ने दी थी इसको कोफका कोहलर थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी और इनसाइड लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पेपर में बार बार ये जो ये वाला क्वेश्चन है इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा दो तीन ऑप्शन आपके पास होंगे और फोर्थ ऑप्शन होगा आपके पास कोई भी इनसाइड लर्निंग थ्योरी, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनसाइड लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब कोफका कोहलर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी, इस तरह से आपको वो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं। तो कोफका और कोहलर की थ्योरी को गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग और इनसाइड लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो रोशार्क थे इनका जो एक टेस्ट था इंक ब्लड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब कैसे एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर इनकी रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्शन करता था कि
किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस टेस्ट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि 10 इंक ब्लॉक पिक्चर्स लिए थे, जिसमें से जो थे 5 ब्लैक एंड वाइट थे और 5 जो थे मल्टी कलर्ड, जिसमें ग्रे, रेड और अदर कलर्स जो थे इसमें कॉम्बिनेशन में दिए गए थे, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी, ये टेस्ट था इन्होंने जो करा था, कंडक्ट ये किया था 1921 में। एक बुक आई थी इनकी, उसमें जो था इसका डिस्कशन किया गया था, ठीक है। सो आप पेपर में ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो रोशार्क का जो इंक ब्लॉट टेस्ट था, उसमें जो था वो कौन से जो कार्ड का यूज़, किस तरह के कार्ड का यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 4 ब्लैक एंड वाइट या 6 मल्टी कलर्ड कार्ड, या फिर इन टर्म्स को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका होएगा 5 ब्लैक एंड वाइट थे और 5 मल्टी कलर कार्ड थे, 5 5 10, टोटल 10 कार्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। अब जो कार्ल स्पीयरमैन थे, इनकी थ्योरी का नाम बताना है हमें। तो हम लोगों ने जो पहले हमने जो साइकोलॉजी की वीडियो में डिस्कस किया था, जो कार्ल स्पीयरमैन को इस तरह से याद रखें, जो सुपरमैन होते हैं उसके पास हमेशा दो सॉल्यूशन होता है, अगर एक काम नहीं करेगा तो वो दूसरे के ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कार्ल स्पीयरमैन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मल्टी फैक्टर थ्योरी हमारी किसने दी थी? मल्टीपल फूल कहाँ पर खिलते हैं? हमारे गार्डन में खिलते हैं। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, ये थर्स्टन ने दी थी, इसको याद रख लेना। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थी वो दी थी हमारे थर्स्टन। इनसाइड लर्निंग थ्योरी यही है हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइड लर्निंग, कोफका और कोलर थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी की बात आई। अब हम देखें कि मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से भी हमारे पास स्टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम देखें कि मेमोरी जो होती है हमारे ब्रेन में किस तरह से प्रोसेस होती है, तो उसमें 4 स्टेजेस आती हैं। अटेंशन को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, बेसिकली यहाँ वहाँ पर 3 स्टेजेस को भी कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले अटेंशन। अटेंशन मतलब कि हमारे जो बोला जा रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान कितना है, ठीक है। एनकोड मतलब कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में उस इंफॉर्मेशन को बांट देते हैं कि जिससे वो हमारे जो दिमाग में जो वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। रिट्राइवल मतलब कि हम उसको कितना कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, उस चीज़ को जो बोला गया उसको कितने समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, ये सारा हमारे रिट्राइवल में आता है, ठीक है। ये जो थे हमारे 4 स्टेजेस और 3 स्टेजेस को भी कंसिडर किया जाता है कि जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है टाइप्स ऑफ मेमोरी में, कि हमारी कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। अगर मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जो टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं पहले भी। फर्स्ट है सेंसरी मोटर। अगर सेंसरी मोटर इसका नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो चीज़ हम अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं उसको बोल दिया जाता है सेंसरी मोटर। ये होते थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, हम लोगों ने कुछ चीज़ देखी, थोड़ी देर के लिए हमें वो याद रहेगी, बाद में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो सेंसरी मोटर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। कोई भी मेमोरी जो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगी 2 to 30 सेकेंड ऑफ द टाइम, ठीक है। वर्किंग मेमोरी, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे पेपर है, एग्जाम से पहले हम कोई चीज़ फटाफट देखते हैं और हमें वो एकदम से पेपर में हिट कर गई वो चीज़, तो हमें याद आ जाता है। अगर बाद में हमसे उस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो हम उसको भूल जाते हैं, तो वो आएगी हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर्स, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी क्या चीज़ें, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ सकता है कोई आपके साथ हम, जैसे आपके दादाजी का नाम, आपका नाम, फिर आपके मार्क्स कितने आए थे। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो होते हैं, जब मर्जी हम लोगों से पूछ लिया जाए हम लोग क्विकली उसका आंसर कर देंगे, तो वो आएगा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरीज। एपिसोडिक मेमोरीज ये वो मेमोरीज होती हैं कि जैसे हम लोगों ने कोई इवेंट देखा, उस चीज़ से हम अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आए जाएंगे उसमें, पास्ट इवेंट्स जो आ जाएंगे,
वो हर टाइम हमारे दिमाग में नहीं घूमी रहती है, पर कभी ना कभी अगर कोई चीज़ हमें हिट कर जाए उस तरह से, तो वो हमारे हमें भी अपनी याद आ जाती है, तो वो आएगी हमारी एपिसोडिक मेमोरीज, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरीज स्टोर्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स एंड फेसेस। जैसे हम लोगों ने सिमेंटिक मेमोरीज होते कि जैसे हम लोगों ने किसी को देखा था, बड़े पहले देखा था, और एकदम से वो हमारे सामने आ गई, तो हम लोग फेसेस को भी याद रख सकते हैं। अब फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, भारत कब आज़ाद हुआ, तो वो एग्जांपल आएगा आपका वो सिमेंटिक मेमोरी में, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी, जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है वो होती है हमारे किसी, जो हम टास्क को करते हैं कि इस उसका प्रोसीजर कैसे होगा, कि पहले क्या चीज़ करनी है, बाद में कैसी चीज़ करनी है। हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो हमें अगर बोल दिया जाए कि ये काम करो, तो हम उसको क्विकली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग, अब हम लोगों ने खाना खाने बैठे हैं, तो हमें पता है उसका प्रोसीजर क्या है, हम लोग सोचेंगे थोड़ी ना अब हम इसको कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे, वो डायरेक्ट वो हम पता है उस चीज़ का प्रोसीजर, तो वो होएगा हमारे स्टोर प्रोसीजरल मेमोरी में। आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ जो था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। एडलर ने दिया था, फ्रूड ने दिया था, जुंग ने दिया था, या फिर लेविन ने दिया था। जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ है ये दिया है हमारे एडलर ने। अब इसको किस तरह से याद रखना है, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ हम किससे सीखते हैं, जो हमारे एल्डर होते हैं उन्हीं से सीखते हैं हम। एडलर और एल्डर, इसको रिलेट कर लेना कि जो हमारे जो स्टाइल ऑफ लाइफ, जो हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी होते हैं, कज़न कोई भी होते हैं, तो हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारी हैबिट्स, जैसे कोई जो बाल कैसे बना रहे हैं, या फिर ड्रेसिंग सेंस कैसी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनको देखकर हम जो है वो सीख रहे हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड और जुंग है, इन दोनों ने क्या दिया था, पर्सनैलिटी के बारे में बोला था। फ्रॉइड ने बोला था ईगो और सुपर ईगो की बात करी थी, और जुंग ने बोले थे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। समान अवयव शब्द का संबंध डैश से है। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं उनका संबंध किस चीज़ से है ये बताना है। ग्रुप इंस्ट्रक्शन से है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, जेलिसी बिटवीन ट्विंस से है, सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन से है। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का जो एसोसिएशन है वो है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। अब जैसे ये वर्ड है हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब कि जो आइडेंटिकल जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब हम लोगों ने कोई काम किया, मान लो कि मैंने कोई एक ऐसे लिखा, हमने कोई ऐसे लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखा, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मैंने कोई ऐसे लिखा। अब क्या हुआ कि मेरे को बोला कि अब मेरे को पता कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, सॉरी, मैंने माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखा, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ये है, उसके फादर का नाम XYZ है, उसके मदर का नाम XYZ है, ठीक है। अब मेरे को बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग लिखना है, पर जैसे जो चीज़ मैंने माई बेस्ट फ्रेंड में लिखा उसको ट्रांसफ़र कर दो माई सेल्फ में कर दो, तो उसमें मैं क्या करूँगी, जैसे लाइन तो वही रहेगी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम ये है, तो अब मैं उसकी जगह लिखूँगी मेरा नाम ये है। अब मैंने उसमें लिखा कि उसके फादर का नाम ये है, उसमें मैं लिखूँगी मेरे फादर का नाम XYZ है, मेरी मदर का नाम XYZ है। तो मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होगा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हेल्पफुल करेंगे हमारी, ठीक है। अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करें तो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है हमारे 3 टाइप से, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है उसमें होता है जो हम लोगों ने पहले चीज़ सीखी होती है वो हमें नई चीज़ को सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ मैथ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। अब मैथ्स में क्या होता है, हमें इक्वेशन दी जाती है, उसमें प्लस माइनस जो भी हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने की जो डिमांड होगी उस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स में भी हमें इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी, तो उस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में
पॉजिटिव मतलब कि जो हेल्प करेगा पॉजिटिव वे में, मतलब कि जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेगेटिव वे में मतलब कि वो खुद ही नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कि वो हमारी हेल्पफुल नहीं करेगा, बल्कि वो हर्डल क्रिएट करेगा उस चीज़ को लर्न नई चीज़ को सीखने में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया की बात करें, जो जब हम ड्राइव करते हैं तो हम क्या कौन सी साइड में लेफ्ट साइड को लेते हैं ना हर बार। और जो हमारा जो स्टेयरिंग लगा होता है वो कौन सी साइड को लगाता है, राइट साइड को लगा होता है। पर अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे यूएसए की बात कर लें हम, तो वहाँ पर जो स्टेयरिंग होता है वो लगा होता है लेफ्ट साइड पर, और डायरेक्शन वहाँ पर कौन सी चलती है, हमारी राइट डायरेक्शन चलती है। तो ये जो होगा वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इंडिया का पर्सन वहाँ जाकर अगर ड्राइव सेम वे से करेगा तो उसका चालान कट जाएगा। ठीक है। इस तरह से वो जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होता है वो हर्डल क्रिएट करता है कोई नई लर्निंग में। ठीक है। अब जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, जो प्रीवियस नॉलेज होते हैं वो कोई इफेक्ट नहीं करते नई लर्निंग को सीखने के लिए। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बचपन में अगर हम लोगों ने कोई पोइम सीखी, कोई पोइम लर्न करी, अब हम जैसे बड़े हो गए तो वो पोइम भी हमें लर्न है, पर कुछ और चीज़ हो गई वो हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल नहीं करेगी। वो किस चीज़ में, कोई किसी ऐसे में अगर कोई ऐसे हम लर्न करें ना, वो उसमें हेल्प करेगी ना हर्डल क्रिएट करेगी। मतलब कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रोसीजर। जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है, स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम लोगों ने किस तरह से याद रखा था, BF स्किनर। बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो हमेशा हम लोगों से ऑपरेंट सोचते हैं, मतलब अपोजिट सोचते हैं हमारी तरफ, मतलब कि जो हम लोगों का डिसीजन होगा वो उसको तो कभी मानेंगे नहीं, भाई तू ऐसे नहीं ऐसे करना है ये। ठीक है। तो इमिटेशन लर्निंग, ओमिशन लर्निंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लर्निंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ओमिशन लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजी जनरली रिलेटेड टू द फॉलोइंग डोमेन। साइकोलॉजी में अब कितने डोमेन होते हैं, लास्ट जो हम लोगों ने साइकोलॉजी की वीडियो करी थी उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। कॉग्निटिव एफेक्टिव बिहेवियर, मतलब नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की बात हुई है, तो यहाँ से जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड थे इन्होंने थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। ठीक है। इसमें इन्होंने पर्सनैलिटी की बात करी थी और इन्होंने बोला था कि किसी भी इंडिविजुअल के 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, जिसको इन्होंने डिवाइड किया था इड, ईगो और सुपर ईगो में। ठीक है। अब ये जो हमारे इड होता है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो इड है वो कौन से जो हमारे पार्ट ऑफ मेमोरी का है, माइंड का है। ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये हमारी इनर फीलिंग होते हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है। ठीक है। बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, जो इड हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जो इड है वो है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। ठीक है। अब इस क्या है ये प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल ये है कि मेरे को ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। ठीक है। ये जो होता है हमारे बर्थ से शुरू होता है। अब मेरे को नहीं है पता कि मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे हैं, या मेरे कोई भी जो गार्डियन है उनके पास इतने पैसे हैं, वो मेरे को वो खिलौना दे सकते हैं, कुछ भी। मेरे को ये चाहिए और मेरे को उससे खुशी मिलेगी, मेरे को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी होगी, मेरे को दूसरों से कोई लेना देना नहीं होगा। ये जो होता है वो हमारे बर्थ से होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो भी हमारी जो है वो ईड से रिलेटेड है। लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, इसको बोला जाता है इरोज भी बोला जाता है। और ये जो हमारा ये होता है हमें जो जीने की तरफ जो है वो मोटिवेट करता है। ठीक है। इरोज मतलब कि हाँ कि जीना है। ठीक है। इरोज को हम इराइज से भी, इराइज इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट होता है कि थेनॉट से, डेथ इंस्टिंक्ट को थैनोट्स भी बोला जाता है। ये जो होता है वो हमें मरने की ओर, मतलब कि नेगेटिविटी की ओर जो वो हमें लेकर जाता है। ठीक है। जो ईगो होता है वो बैलेंस करता है हमारे इड और सुपर ईगो में। ठीक है। ये कंट्रोल करता है इड और सुपर ईगो को। ये जो है हमारी रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। कॉन्शियस मतलब कि चेतना, जो हमारे दिमाग में हमें क्लियर थॉट्स हैं हमारे। ठीक है। कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो किसी इंडिविजुअल में कब शुरू होता है, ये होता है हमारे 3 years ओल्ड एज से शुरू होता है। और ये जो बैलेंस बनाता है ईगो और सुपर ईगो के बीच में। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास सुपर ईगो, पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल्स। 5 और 6 ईयर की एज से जो होता है वो शुरू हो जाता है। इसको हम इड ईगो और सुपर ईगो को किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक कार ले ली, हम लोगों ने फरारी कार ले ली, ठीक है। अब मान लो कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर से चलती है। जस्ट एग्जाम्पल कि अब जो हमारा ईड होगा वो बोलेगा मेरे को नहीं पता इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, मेरे को उससे कुछ मतलब, मेरे को 200 किलोमीटर की रेस से वो उसको चलाना है गाड़ी को। पर ये जो सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं चलानी क्योंकि ये मॉरलिटी के ऊपर बेस्ड है कि नहीं गाड़ी जो है मेरे को उतनी उतनी ही स्पीड से चलानी है जितनी जो मेरी कैपेसिटी है, मतलब कि मेरे को सिर्फ 20 किलोमीटर की स्पीड से चलानी है, ठीक है। अब ईगो जो बोलेगा आपका इड को भी सेटिस्फाई करेगा और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करेगा। ये बोलेगा अगर रोड खुला है, कोई व्हीकल नहीं चले हैं, प्लेन रोड है, मतलब साफ सुथरी सड़क है, वहाँ पर कोई गड्ढे नहीं है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेकर उस चीज़ को पूरे 200 किलोमीटर की स्पीड पर ना चलाकर उससे थोड़ा कम कर कर उसको अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं उस चीज़ से, ठीक है। आई होप आपको ये इड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस करेक्टराइज्ड बाय फियर, एम्प्रीहेंशन एंड साइकोलॉजिकल अरोजल इज कॉल्ड। एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलना मौजूद रहता है उसे डैश कहा जाता है। अब जो भी हमारे में जैसे हमें डर लग रहा है, हमें पता नहीं कोई क्रिटिकल सी सिचुएशन हो जाती है, जैसे हम इंटरव्यू को जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम है हमारा, तो उस टाइम हमें ये वाली फीलिंग आती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एंजाइटी, फियर, टेंशन, नन ऑफ दी। ये तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसको एंजाइटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल फोर्सेस दैट काउजेस ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड। वो सारी शक्तियाँ जो ग्रुप में जो वो सभी मेंबर्स को एकजुट करती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोहेंसिवनेस। कोहेंसिवनेस का मीनिंग होता है फॉर्मिंग अ यूनाइटेड वो, मतलब सभी को इकट्ठा लेकर चलना। लीडरशिप, मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपको अंडरस्टैंड होंगे कि इनका मीनिंग जो है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्यू हाइएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। अगर आप यह क्वेश्चन का आंसर हम लोग मैस्लो की थ्योरी से देखेंगे, ये है जो है वो है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने दी थी हमारे हायरार्की ऑफ नीड्स की, जो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है उसके नीड्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो ये हमारे बेस से है और ये है हमारी टॉप लेवल की नीड, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला था हमारी बेसिक नीड की बात करती, जिसको बोला गया साइकोलॉजिकल। जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, ये सारे जो आएंगे वो आएंगे हमारे साइकोलॉजिकल नीड को, जो हमारी बेसिक नीड है। जब किसी व्यक्ति को ये नीड्स मिल जाती हैं तो वो किस चीज़ की डिमांड, क्या चीज़ आती है उसमें, एक इंडिविजुअल को आप अपने आप को कंसीडर करके देखो कि ये आप हो। अब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए और उसके बाद में क्या चाहिए। सबसे पहले आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर रहने के लिए, ब्रीदिंग के लिए क्लीन एयर चाहिए, आपको सोने के लिए अच्छी नींद भी आए, ठीक है, ये सब चाहिए। अब ये सब आपको मिल गया, आप डिमांड करोगे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो आपकी, किस चीज़ के लिए, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटीज़, इस चीज़ में आपको क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। अब आपको ये भी मिल गया। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपकी डिमांडें भी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब आपके फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, ये सारे आपके जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम होता है, मतलब ये होता है हमारा, आप अपने आप से, मतलब कि अपने आप को कितने रिस्पेक्ट दे रहे हो, कि मेरे मतलब कि आपको अपने बारे में कितनी नॉलेज है और उसके बारे में आप अपने आप को कितने रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, वो आएगा हमारा सेल्फ एस्टीम में। इसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सारा आ जाएगा। और बेसिक नीड्स को, ये जो हमारे फर्स्ट टू थी इनको बेसिक नीड्स बोला गया है, ये जो हमारे सेकंड टू है इनको साइकोलॉजी का नीड बोला गया, और लास्ट है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
मतलब कि अपने बारे में हमें सब कुछ पता हो जाता है कि हमारे फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स जो क्या है वो क्या है, इनर पोटेंशियल, मोरालिटी, ये सारा आता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया, अकॉर्डिंग टू मैस्लोस व्यू द हाईएस्ट मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज, हाईएस्ट मोटिव क्या है, तो हाईएस्ट ये आया हमारे पास, ठीक है, ये चला है हमारा बॉटम टू टॉप की ओर, ठीक है। जो हाईएस्ट जो है वो आया हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इड ईगो एंड सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। जो इड ईगो किस चीज़ का है, ये पर्सनैलिटी का, भी मैंने आपको सिगमंड फ्रीड की पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग। अब डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग क्या होती है, हमारी डिसलेक्सिया होती है, ठीक है। मीन्स ये होती है हम जो भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिपैंजी शोज। अब कोलर ने किस चीज़ के ऊपर थ्योरी दी थी, लर्निंग ऑफ इंसाइट गेस्टाल्ट थ्योरी, कोफका एंड कोहलर थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर किया था, तो उन्होंने किया था अपना एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के ऊपर, यहाँ से आप ये याद रख लें। माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। जो माइंड मैपिंग से क्या लगता है हमें पता है, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, ये तो नहीं हुआ। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ये भी नहीं होगा हमारा। टेक्निक ऑफ एनहांस, माइंड मैपिंग क्या होता है कि जो हम लोगों ने चीज़ हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में हम एक पिक्चर अपने माइंड में ड्रॉ करते हैं, वो होता है हमारा माइंड मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है हमारे पास ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एडवेंचर। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र का उद्देश्य है, क्यों समझना चाहिए, मतलब कि ये समझना चाहिए कि कौन सी फील्ड का पार्ट है हमारे पास, ठीक है। मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशोलॉजी, सोशल फिलोसफी। तो हमारे ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी होते हैं, ये कि बच्चे की जो पोटेंशियलिटीज़ होती हैं उनको समझने में हमारी हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लेव वेगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारी लेव वेगोस्की ने। अब ये जो, अब स्टूडेंट को असेस करके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर स्टैंडर्डाइज टेस्ट मिल जाएगी तो मतलब कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए एक सा टेस्ट जो हम नहीं बना सकते हैं। फैक्ट बेस्ड रिकॉल रिकॉग्निशन भी हमारा नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि साइकोलॉजी कभी नहीं बोलती कि रिकॉल रिकॉग्निशन के ऊपर कोई जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब ये जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, अब वो किस, ये यहाँ पर ये जो असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अब ये हो सकता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी हो बच्चा खुल के उसमें आंसर नहीं कर सकते, तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स enriches the learning experiences of all students. This statement is, विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने का अनुभव समृद्ध होता है, यह कथन। अब लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आपको बताना करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो नहीं है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ही, ठीक है। करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पियर्स, यस राइट आंसर हो सकता है। करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स क्लासरूम मोर हरारिकल। हरारिकल में ये होता है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये हरारिकल नहीं होता है, ठीक है। इनकरेक्ट वाले में मतलब कि ये ट्रू है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कुछ होता है अपने पीयर से सीखते हैं। अब डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं तो वो वहाँ से कल्चरल एक्सचेंज वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ हर ऑन, however she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called as,
ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया हमारा लेव वेगोस्की की थ्योरी से, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों या मित्रों के मार्गदर्शन से वह ऐसा कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? अब जो ये ये दो ऑप्शन तो हमारे तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एमकेओ, इन तीन की बात करी थी हमारे लेवगोस्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होते हैं जो बच्चा दूसरे की सहायता से कर सकता है, पर यहाँ पर पूछा गया है दिस गाइडेंस, जो हेल्प दी गई है उसको क्या कहा जाता है? जो हेल्प दी जाती है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षिता इज Harshita is a voracious reader. Apart from studying her courses books, she often goes to library and reads book on diverse topics. Harshita does her project even in her lunch break. She does not need prompting by her teachers or parents to study for tests and seems to truly enjoy learning. She can be best described as, जो हर्षिता नाम की लड़की है वो मतलब कि वो एक्साइटेड रहती है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। वो हर टाइम बुक्स पढ़ते हैं और मतलब कि उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम पढ़ो, फिर मम्मी पापा को या टीचर्स को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब उसके आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो वो कि कैसी लड़की है? फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, टीचर मोटिवेटेड लर्नर है, यहाँ तो पर तुम मना कर दिया, ना टीचर बोलते हैं ना पेरेंट्स बोलते हैं। असेसमेंट सेंटर्ड है, या फिर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड लर्निंग। इंस्टिंक्टली होता है कि आंतरिक रूप से वो अंदर से मोटिवेटेड है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं बोलते, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कोई इसको फोर्स कर रहा होता तो क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि जो हर्षिता है वो पढ़ती नहीं, उसको मम्मी पापा टीचर्स ये बोलते हैं कि पढ़ो तुम, तो वो आएगा, वो एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन आएगी उसमें, बाहर बाहर से बाहरी जो वो प्रेरित, जो बाहरी रूप से वो प्रेरित होगा। फैक्ट सेंटर तो होगा, सिर्फ फैक्ट रटन नहीं है कि टीचर मोटिवेशन, तो कोई मोटिवेशन का टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश नेवर गिव आंसर टू क्वेश्चंस हिमसेल्फ, ही एनकरेज हिज स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर्स, have group discussion and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of, अब जो जो राजेश है, अब हो सकता है ये टीचर होगा, ठीक है। अब राजेश जो है वो स्वयं अपने आप से आंसर नहीं करते क्वेश्चन के, वो अपने स्टूडेंट को बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब दिस ये जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, कि राजेश जो है वो गुड एग्जाम्पल सेट कर रहा है और एक रोल मॉडल बनने की कोशिश कर रहा है। रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न हो रहा है, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो रही है, तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है, मतलब समझा दिया राजेश ने। अब वो क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को बोलेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, मतलब कि बच्चों की भी वहाँ पर जो हो रही है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। अब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is called, हम जैसे अपने आप को देखते हैं, हमारे आइडिया के बारे में हमें पता होता है और जो हमारे अपने जो एबिलिटीज़ है उनके बारे में पता होता है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ रेगुलेशन। तो ये यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो स्टेटमेंट्स में, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट में। नॉलेज ऑफ वन सेल्फ जो होता है वो होता है हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं उनका हमें पता होगा, वो आएगा हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सेल्फ एस्टीम होता है कि हम उसके ऊपर लव ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, मीन्स कि हम अपने जो एबिलिटीज़ हैं उनको किस रूप में देखते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, हमें उस पर प्राउड है क्या है, वो चीज़ आएगी हमारी सेल्फ एस्टीम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंट, जो विकास होता है वो कौन सी स्टेज से शुरू होता है? इन्फेंसी से होता है, प्री नेटल से होता है, चाइल्डहुड से होता है, या फिर पोस्ट प्री चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड? अब आपको पता है जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम बॉर्न टू टॉम, मतलब कि जो हमारे प्रसव पूर्व, जब वो बच्चा जो होता है वो गर्भ में होता है तभी से बच्चे की जो होती है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्री नेटल जो होगी स्टेज हमारी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो हमने यह बताने कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, जस्ट उस चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो नॉलेज होगी, ठीक है, उस इस बारे में जो नॉलेज होती है वो बच्चे को कौन से स्टेज में जो आना शुरू हो जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चे सेंसेस के थ्रू सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आएगी वो आएगी हमारी जैसे ईगोसेंट्रिक स्टेज वाली है, यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे है। सबसे पहले स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है हमारे पास प्री ऑपरेशनल, फिर है कंक्रीट ऑपरेशन, फिर है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन। इसके ये जो हमारा एज पीरियड है इसको भी ध्यान से याद रखना कि सेंसरी मोटर का जो पीरियड है वो कब से कब तक है। 0 to 2 ईयर्स जो होती है वो हमारी सेंसरी मोटर होती है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे छोटा होता है तो अगर उसके सामने क्या करें, अगर हम अपने फेस को हाइड कर लें तो को बच्चे को लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। पर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे 0 to 2 ईयर्स के अंदर जो है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है कि अगर बच्चे के सामने आंखों के सामने से कोई पर्सन या टॉय या कोई भी चीज़ है वो गायब हो जाए तब भी बच्चे को पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने नहीं है तब भी उसको पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो आएगा सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी शुरू होती है 2 years to 7 years तक रहती है, ठीक है। इसमें मेंटल इमेजेस बनाना शुरू करते हैं, ईगोसेंट्रिक, बच्चे के इर्द गिर्द ही पूरा बच्चे को लगता है कि पूरा संसार उसके ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास थर्ड से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चा जो होता है वो जो उसके सामने जो चीज़ें होती हैं उनको समझ पाना, उनके पीछे का लॉजिक समझ पाना, उसको समझने में कैपेबल होता है। ये चलती है हमारे 7 to 11 years ओल्ड। लॉजिकल थिंकिंग ओनली फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब ये जो लॉजिकल थिंकिंग पूछा जाए फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो वो आएगा हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11+ एज में। जैसे कि गॉड, भगवान, पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो चीज़ हमें दिखती थोड़ी ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो चीज़ हमें दिखती थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें विंड्स मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी चीज़ें किस फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर हो रही है। अगर उसको कंप्लीट ऑपरेशनल में प्री ऑपरेशनल में बताया जाए तो वो उसमें नहीं समझेगा। वो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब जो दिखती नहीं है पर वो एग्जिस्ट करती हैं किसी न किसी रूप से, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आएगी वो हमारे फॉर्मल ऑपरेशन में। और जो कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग आएगी वो आएगी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल, एब्स्ट्रैक्ट पूछा गया है तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, जो मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स मतलब कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हुआ कि कुछ हटकर सोचना, लीक से हटकर सोचना, मतलब कि जैसा कोई नहीं सोच सकता वो कैसी थिंकिंग होती है। कंसिस्टेंट थिंकिंग होती है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जैसे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास कौन सी थिंकिंग आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी उसमें से एक प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। कन्वर्जेंट थिंकिंग चाहे जो मर्जी हो जाए वो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन। और जो आउट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई जितनी मर्जी प्रॉब्लम हुई उसका हर एक प्रॉब्लम का मल्टीपल एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बंदे के पास, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। अब जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें मोटिवेशन क्या होती है? शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, डिफ्रेंशिएट द न्यू लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड लर्निंग। मोटिवेशन क्या चीज़ है? ठीक है, मोटिवेशन के बारे में पूछे। मेक्स लर्नर थिंक अनडायरेक्शनली। नेक्स्ट, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। मोटिवेशन क्या होती है? जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि इंटरेस्ट बनाती है उस चीज़ में, उस चीज़ को बार बार करने का मन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग द यंग लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, when children learn a concept, practice help in reducing the errors committed by them. The idea was given by। जब कोई बच्चा गलतियां कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, मीन्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात हो रही है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। किसने दिए थे? E.L. थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्योरी द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। किसने दी थी? देखो पीछे भी यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और यहाँ पर भी सेम यही वही क्वेश्चन लर्न हुआ कि इसको क्या बोला जाता है। गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी जो थी वो प्रमोट किया था, प्रचारित किया था इन्होंने। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाय एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन। अब लॉजिकली कब सोचना शुरू करता है बच्चा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, पीछे हमने देखा ना, लॉजिकली थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, ये भी हमारा कॉन्क्रीट का ही पार्ट आएगा। कंसर्न अबाउट सोशल इशूज, ये भी हमारे को, क्योंकि वो दिख रहा है, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास अबाउट सोशल इशूज, ये शायद फॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट होगा। कंसर्न अबाउट सोशल इशूज, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल प्रेजेंटेशन। इमिटेशन नकल, सेंसेस के थ्रू नकल करना कब सीखता है हमारे जो सेंसरी मोटर स्टेज होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।